हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो यूक्रेन और रसिया के बीच में विवाद है, टेंशन है, उसको वेरी शॉर्ट वीडियो में। तो एक पहले इतिहास देख लेते हैं, क्या इतिहास रहा है। जो यूक्रेन है, रसिया है, सभी एक पार्ट हुआ करते थे सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन कब से कब तक था? 1922 से लेकर 1991 तक था। और इसका जो ये मल्टीपल नेशन 15 नेशंस थे, जो रिपब्लिक नेशन थे, उनका एक समूह हुआ करता था। और उसकी जो राजधानी थी वो मॉस्को थी उस समय में। और एक गवर्न किससे होता था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन उस पर शासन करता था। ये इसका झंडा है, जिसमें आपका एक हथौड़ा और एक हंसिया दिख जाएगा, गोल्डन कलर का, और रेड कलर का बैनर है इसका। ओके, 15 कंट्रीज हैं। आप इसको मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये अपना प्यारा भारत है, ये बदमाश चाइना है, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और पर्टिकुलर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, आज का जो सेंट्रल एशिया है, पार्ट हुआ करते थे पहले यूएसआर के, इस्टोनिया, लटाविया, बेलारूस। तो ये देख लीजिए, इसका पूरा पर्टिकुलर मैप है आपका। पूरे के पूरा ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। और जो उसका सटा हुआ पार्ट है, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, इसके इन्फ्लुएंस में आते थे। 1990 में क्या हुआ? ये लिथुआनिया टूटा। 1991 में 14 और टूटे। तो आपका ये रसिया, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज बने। तो 15 कंट्रीज पूरे 1991 तक अपने इन्फ्लुएंस में आ गए, आज़ाद हो गए। और एक कोल्ड वार का जो एरा था, जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था, वो यहीं पर एंड हो गया। इसके बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद इसकी जो शक्ति है काफ़ी क्षीण हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी। और इसका जो ग्रुप था एक, और इसका जो पावर था, पावर यहाँ पर इसका ब्रेक हो गया, कोल्ड वार यहीं पर एंड हो गया। और इसके जो इन्फ्लुएंस वाले कंट्रीज थे, धीरे धीरे क्या हुए? छिटकने लगे, इससे दूर भागने लगे और यूरोपियन यूनियन में मिलने लगे। अब देखते हैं क्या होता है। 1 मई 2004 को 10 न्यू कंट्रीज बिकम पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसमें से 8 कंट्री ऐसे थे जो या तो यूएसएसआर के पार्ट थे या उसके इन्फ्लुएंस वाले कंट्रीज थे, मतलब उस पर दबदबा था यूएसएसआर का। वो कौन से थे? इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया। तो ये सब कंट्रीज थे जो कि यूरोपियन यूनियन के भाग बन गए। जो इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया को मिलाकर के बाल्टिक कंट्रीज भी कहा जाता है। ये आपका पर्टिकुलर 2003 में साइन हुआ था, 1 मई 2004 से इफेक्ट में आया था। तो इसमें पहले से 15 कंट्रीज थे, आपको दिख रहा है। 10 कंट्रीज और 2004 में मर्ज हो गए थे, जिसमें से 8 कंट्रीज यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस वाले कंट्रीज थे। तो इसके साथ वो मर्ज हो गए, मर्ज होकर के आपको बना लिए यूरोपियन यूनियन। तो उसके बाद 3 और कंट्रीज मिले थे, टोटल 28 कंट्रीज थे। बट एक कंट्री जो आपका ब्रिटेन है, यूके है, यूके आपका 1 फरवरी 2020 से यह यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो अब थोड़ा सा और इतिहास जान लेते हैं, नाटो के बारे में चलते हैं, जान लेते हैं। तो कोल्ड वार के टाइम में आपका 2 ग्रुप हुआ करता था। एक वार्साव पैक्ट वाले ग्रुप हुआ करता था, जिसमें सोवियत यूनियन था, उसके नेतृत्व में 7 और कंट्रीज हुआ करते थे, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया। सैटेलाइट कंट्रीज उनको बोला जाता है जिस पर पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल है, डिफेंस का है एंड इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, वो सोवियत यूनियन का था। तो इनको सोवियत यूनियन का सैटेलाइट कंट्रीज बोलते हैं। और यहाँ पे ईस्ट जर्मनी, मतलब जर्मनी के उसमें 2 पार्ट हुआ करता था। एक वेस्टर्न जर्मनी, जो कि आपका नाटो का मेंबर बन चुका था वहाँ पर उस कंट्रीज का, और ईस्ट जर्मनी अभी भी इसके इन्फ्लुएंस में था सोवियत यूनियन के। आपका जो ईस्ट जर्मनी है, ईस्ट जर्मनी 1990 में रीयूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी के साथ। सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, 15 कंट्रीज बनते हैं। जो आपका चेकोस्लोवाकिया है, उसका भी 1993 में विघटन होता है, ब्रेक हो जाता है, 2 कंट्रीज बनते हैं, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। ये सब जितने भी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सब धीरे धीरे छिटकने लगे। ये सब किसके पार्ट होने लगे? जो पहले वार्साव पैक्ट के मेंबर हुआ करते थे, अब धीरे धीरे नाटो को ज्वाइन करने लगे। देख सकते हैं अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया के जो 2 कंट्रीज थे, ये हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सब किसके मेंबर हो गए? अब ये नाटो के मेंबर हो गए। आप इसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब कहाँ चले गए? नाटो का। आल्दो वार्साव पैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी जिंदा रहा, अपने आप को जिंदा रखा, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसे भी कोल्ड वार के ख़त्म होने के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था 1991 में। जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हुआ, कोल्ड वार के साथ ही वार्साव पैक्ट खत्म हो गया, जिसका नेतृत्व सोवियत यूनियन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, वो खत्म हो गया। लेकिन नाटो खत्म नहीं हुआ, उसको जिंदा रखा, और ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। और इसका एक रूल होता है कि अगर इसके नाटो ग्रुप में जो भी मेंबर्स है, उसके किसी एक मेंबर के ऊपर अगर युद्ध होता है, वार होता है, तो ये माना जाएगा कि ये नाटो के सभी कंट्रीज पर वार हुआ है और सभी कंट्रीज मिल करके युद्ध में भाग लेंगे। तो
जो ये सब पर्टिकुलर पार्ट है, ये सब ऑलरेडी जो आप देख रहे हैं जो बाल्टिक कंट्रीज थे, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, जो रसिया सटे हुए हैं और रसिया के पर्टिकुलर यूएसएसआर के पार्ट भी थे, लेकिन जो अभी नाटो ज्वाइन कर लिया 2004 में, तो रसिया तो ऑलरेडी परेशान था इन लोगों से। रसिया नहीं चाहता कि जो ये कंट्रीज हैं ये आपका नाटो ग्रुप को ज्वाइन करें, जो उसके पर्टिकुलर कभी इन्फ्लुएंस में रहे हैं। रसिया के जो उसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका भी कहना है कि जो ये 1991 का जो विघटन है सोवियत यूनियन का, ये बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रेजिडी था। 2.5 करोड़ के आसपास रसियन जगह जगह छिटक गए। दफे कंट्रीज में जो 15 कंट्रीज बने थे वहां पर अलग अलग हो गए जो रसिया के ही थे। तो 2014 में क्या हुआ था, इसके पहले भी एक बार वार का भयंकर वार भी हुआ था, युद्ध ही हुआ था एक तरह से। तो उसमें क्या हुआ था, 2013 में ऑलमोस्ट यूक्रेन ज्वाइन करने वाला था यूरोपियन यूनियन को। रसिया ने बहुत भरपूर दबाव डाला, पूरा प्रेशर लगाया, तो किसी तरह से उस पर बहुत सारे जैसे उनका इंपोर्ट बंद कर दिया, बहुत सारे प्रेशराइज किया उनको। उसके बाद यहाँ का जो प्रेसिडेंट था इसके दबाव में आकर के डिले कर दिया, सिग्नेचर नहीं किया था एग्रीमेंट पे। लेकिन फिर यहाँ की जो जनता था, जनता के बीच में विद्रोह होता है, वहाँ का प्रेसिडेंट हटाया जाता है, नया प्रेसिडेंट आता है और वो फिर दोबारा यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए एग्रीमेंट पे साइन करता है। ठीक, तो उनका कुछ कंडीशन होता है यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए। पर्टिकुलर आपका जो कंट्री है डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जो जनता है उसके पास फुल फ्रीडम होनी चाहिए। तो एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर आप ये सब कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मेंबर बन जाएंगे यूरोपियन यूनियन के। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने लगा, उसके करीब जाने लगा, तो इन्होंने रसिया ने पर्टिकुलर दिस क्रीमिया, जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, क्रीमिया पार्ट है, क्रीमिया पेनिनसुला है, इस पर अटैक करके उसको इन्वेट करके अपने कब्जे में ले लेता है। यहाँ पर ऑलरेडी जो मेजॉरिटी थी वो रशियंस की ही थी, रशियन मेजॉरिटी के लोग थे। इसको दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से इजीली इसने इन्वेट करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। और जो ये आप डोनेट्स्क और लुहांस्क देख रहे हैं, ये जो प्रांत इसके देख रहे हैं, वहाँ पर भी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप को रसिया ने बैक किया और कुछ पार्ट ऑलरेडी सेपरेटिस्ट हेल्ड एरिया है, यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट का कब्जा हुआ है। तो पर्टिकुलर इस पार्ट में आपका जो रसिया है, रशियन के इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता रहता है और रसिया उसको बैक करता है। तो पर्टिकुलर ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से 2014 का ये मामला था। यहाँ पर 14,000 से ऊपर लोग मारे गए थे 2014 में। तो ये नाटो ज्वाइन करने का और ये पहले से चल रहा था इसका बातचीत। 1995 में पहली बार नाटो और यूक्रेन कमीशन का मीटिंग होता है। अभी बीच में भी मीटिंग होते रहते हैं, बहुत क्लोज हो गया था ज्वाइन करने के लिए। 16 दिसंबर 2021 को भी नाटो एंड यूक्रेन मीटिंग होती है, जिसमें यूक्रेन कमिटमेंट शो करता है कि वो नाटो को ज्वाइन करेगा और रसिया इसका अपोज करता है। रसिया हैज लॉन्ग बीन अपोज टू यूक्रेन्स ग्रोइंग क्लोजनेस विद यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। तो रसिया कहना है कि मैं यूक्रेन के साथ कोई भी लफड़ा नहीं होगा, कोई भी युद्ध नहीं होगा, बस आप यूक्रेन को अपने में मत मिलाओ। नाटो लगा हुआ है इसके पीछे कि ये मिल जाए, यूरोपियन यूनियन भी चाहता है आपस में अपने में मिलाने के लिए, तो वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं और रसिया चाहता है कि ये न मिले। तो मेन जो युद्ध का मामला है यही है। द करेंट मिलिट्री बिल्डअप अलॉन्ग द रसिया यूक्रेन बॉर्डर इज सिमिलर टू 2014 व्हेन रसिया अनेक्स्ड यूक्रेन साउदर्न क्रिमियन पेनिनसुला। तो ये प्रेजेंट टाइम में रसिया ने 1 लाख से ज़्यादा सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा रखा है, जिसकी वजह से लोगों में भय है कि रसिया कभी भी इन्वेट कर सकता है, कभी भी उस पर अटैक कर सकता है यूक्रेन पर। नाटो भी उधर से पूरा अपनी जो फौज है उसको अलर्ट कर दी है और उन्होंने अपना जो मिलिट्री है या सपोर्ट है ऑलरेडी जो ईस्टर्न साइड पर जो उसके ग्रुप सदस्य हैं, नाटो के जो सदस्य हैं, उनको सप्लाई करने लगा है और वो लोग सदस्य इसको मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को ऑलरेडी अमेरिका ने 19 टन के बराबर हथियार सप्लाई किए हैं। यूक्रेन एक कमज़ोर देश है और रसिया बहुत पावरफुल देश है, तो यूक्रेन के हेल्प के लिए नाटो है, यूएस है, सब लोग अपने हथियार सप्लाई कर रहे हैं। खूब मात्रा में बेचा जा रहा है, सप्लाई पहुंच रही है। एंड ये आपका जनरल सेक्रेटरी नाटो के हैं, उनका जो स्टेटमेंट है, ये बोल रहे हैं कि जो भी उसके अलाइज कंट्रीज़ हैं उनके सपोर्ट के लिए पूरा का पूरा रेनफोर्समेंट सब कुछ पूरा मदद मुहैया कराएगा। ये आपका यूनाइटेड स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी मतलब जो विदेशी, जैसे हम लोग का विदेश मंत्री होता है वहाँ पर उनका सेक्रेटरी होता है। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का क्या कहना है, आई एक्सपीडिटेड एंड अथोराइज्ड एंड वी फुल्ली इंडोर्स्ड ट्रांसफर्स ऑफ डिफेंसिव इक्विपमेंट एट द रेट नाटो एलाइज। ये नाटो एलाइज हैं आपका इस्टोनिया, लिथुआनिया, आप देख सकते हैं इनका ही मैप है, जो इस्टोनिया, लटविया एंड लिथुआनिया जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुए, आज ये नाटो के पार्ट है और हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आर प्रोवाइडिंग टू यूक्रेन टू स्ट्रेंथन द इट्स एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट रशियाज अनप्रोवोक्ड एंड रिस्पांसिबल अग्रेशन। तो ये पर्टिकुलर देख रहे हैं जो बाल्टिक कंट्रीज हैं 2004 में नाटो को ज्वाइन कर लिए हैं। अदरवाइज इनके पास ये इतना हिम्मत नहीं होता कि ये आपका रसिया के सामने खड़े हो पाते। रसिया एक पावरफुल कंट्रीज़ है, बट
ये जो छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं ऑलरेडी नाटो को ज्वाइन कर लिए हैं, तो रसिया इनसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे युद्ध करना मतलब आप पूरे के पूरे जो 30 कंट्रीज हैं, नाटो के 30 कंट्रीज हैं, उनसे युद्ध करना हुआ। तो इसलिए ये लोग तीनों सेफ हैं। और यूक्रेन अभी नाटो का मेंबर नहीं बना है, अभी वो बनना चाहता है, फ्यूचर में बन भी सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो टेंशन यही है कि रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने। जो यूरोपियन मेंबर वाले हैं और जो आपके पर्टिकुलर नाटो के मेंबर है, वो चाहते हैं कि यूक्रेन हमारा साथ आ जाए। तो यही सब सिलसिला चल रहा है, जिसके वजह से वहाँ पर टेंशन का माहौल बना हुआ है। तो रसिया का है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, यूक्रेन के लिए है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वीडियो अंत करता हूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।